जश्न अदब का एक खूबसूरत सेशन। जश्न अदब अपने 11वें साल में है और हर साल साहित्य उत्सव मनाता रहा है। तहज़ीब की, गंगा जमनी तहज़ीब की, हिंदुस्तानी सकाफ़त की, कल्चर की हिफाजत के लिए जश्न अदब हमेशा से आगे रहा है और लगातार 11वें साल में हर साल में 2 बार एक साहित्य का और एक अदब का एक मेला लगाया जाता है, जिसमें हम और आप सभी लोग शरीक होते हैं और अपनी तहज़ीब और अपने कल्चर की हिफाजत के लिए हम और आप आगे बढ़ते हैं। एक खूबसूरत सेशन में हम और आप जमा हैं। कवि विवेक, जीवन विवेक, जिसमें हमारे दरमियान एक मेहमान शायर बहुत ही चंद ही लम्हों में वो हमारे दरमियान होंगे। और अभी आपके सामने स्टेज पर जनाब तेजेंद्र सिंह लुथरा साहब एक आईपीएस ऑफिसर भी हैं और एक बेहतरीन शायर भी हैं। वो हमारे दरमियान तशरीफ़ रखते हैं। आपकी ज़ोरदार तालियां होनी चाहिए, ज़ोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए। और लीलाधर मांडलोई साहब एक बेहतरीन मारूफ शायर, एक कवि के रूप में आपको जाना और पहचाना जाता है। और अभी चंद ही लम्हों में हमारे दरमियान जनाब डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी साहब तशरीफ़ ले आए। सर आप तशरीफ़ लाइए, बहुत बहुत शुक्रिया। तुम आज महफ़िल में बड़े मौके से चले आए, हम लोग चरागों का बदल ढूंढ रहे थे। तो जनाब सच्चिदानंद जोशी साहब तशरीफ़ लाए और आज हमारे दरमियान जनाब ओम निश्चल जी, हिंदी साहित्य का एक बड़ा नाम, एक मारूफ चेहरा आपके दरमियान है। तो अब मैं आपके दरमियान और कवियों के दरमियान न रहते हुए मैं अपनी जगह लेता हूँ और आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि बड़े ही सुकून और इत्मीनान के साथ हमारे इस प्रोग्राम को खूबसूरत बनाने में आप अपना ताउन दें। मैं माइक जनाब ओम निश्चल जी के सुपुर्द करता हूँ। सर। जी सर। बहुत बहुत धन्यवाद। आज का ये सत्र जो संपन्न हो रहा है, जिसमें हमारे सानिध्य में 3 विशिष्ट कवि हैं, डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी जी, तजेंद्र लूथरा जी और लीलाधर मंडलोई जी, और तीनों अपने अपने क्षेत्र में बहुत ही प्रतिष्ठित हस्ताक्षर हैं और जो कि कविता भी करते हैं और कविता के साथ चिंतन भी करते हैं। तो आज का जो विषय है कवि विवेक, जीवन विवेक, चूँकि कविता एक ऐसी सूक्ष्म विधा है जिसके बारे में हमारे यहाँ पर्याप्त काव्य शास्त्र है। कहानी का कोई शास्त्र मुकम्मल नहीं विकसित हुआ, लेकिन कविता का अपना शास्त्र है और उस शास्त्र से अनुकूलित होकर यद्यपि कवि नहीं लिखते हैं। और इसके बारे में कभी अज्ञे से एक इंटरव्यू में मुझे उन्होंने बताया कि आचार्य क्षेमेंद्र ने अपने कवि कंठाभरण में ये कहा कि कवियों को हर जगह जाना चाहिए, हर व्यक्ति से, समाज से मिलना चाहिए, लेकिन उसे वैयाकरण से बचना चाहिए, आलोचक से। तो इसका अर्थ ये है कि वो किसी आलोचना की खास शरण या उसकी कोई जो कसौटी है उसको पार करना चाहता है, उसके भीतर यानी फ्रेम के भीतर कभी नहीं रह सकता। तो इस तरह से निरंकुशा ही कवयः, ये भी हमारे यहाँ कहा गया है। तो कविता की शक्तियाँ अपार हैं और हमारे यहाँ जो कविता लिखी जा रही है, वो चाहे वाचिक हो चाहे लिखित हो, उसकी अपनी शब्द शक्तियाँ हैं, उसकी अपनी पहुँच है, उसकी अपनी ध्वनि है, उसकी अपनी रीति है, उसका अपना रस है, उसका अपना शास्त्र है, उसका अपना विवेक है। और आज यही उन्वान है आज के सत्र का, कवि विवेक, जीवन विवेक। और आज इसमें जो सहभागिता कर रहे हैं हमारे इस विषय के सचिंतक बताए कि जाने माने कवि हैं जोशी जी, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के मेंबर सेक्रेटरी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, पत्रकारिता विश्वविद्यालय में कुलपति रह चुके हैं और बहुत मीठी कविताएं लिखते हैं। कोरोना काल में इन्होंने कुछ बेहतरीन कविताएं इसी मंच पर पढ़ी थीं। 2 कविता संग्रह इनके हैं। लूथरा साहब जैसा कि बताया कि सीनियर आईपीएस हैं, लेकिन इसके अलावा वे जो हैं वो मुझे लगता है कि उनकी ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा है, अहम हिस्सा है उनकी रुचियों का, उनकी दिलचस्पियों का, कि वे कवि हैं और कवि के साथ साथ वे एक मनोविज्ञानी भी हैं और उनका विषय भी मनोविज्ञान है, जिसको कि उन्होंने पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएट किया है और उस पर रिसर्च कर रहे हैं, उसके एक ख़ास पहलू पर।
तो जाहिर है कि उनकी भी कविता का जो क्षेत्र है वो बिल्कुल अलग है, मनुष्य के मनोविज्ञान को छूता छेड़ता हुआ बहुत गहराई में उतरता है। मंडलोई जी हमारे समय के जाने माने कवि हैं, लगभग 1.5 दर्जन से ज़्यादा पुस्तकें कविता में, गद्य में, डायरी में, संस्मरण में, आत्मकथा में और आलोचना में। और जहाँ तक ये कहा जाए कि जो कविता का नया क्षेत्र विकसित हो रहा है, न केवल शिल्प में बल्कि कथ्य में, बल्कि विचारधारा को लेकर भी उसके अगुआ कवियों में है। तो आज का ये जो विषय है वो इसलिए भी दिलचस्प है कि ये जो कवि विवेक, जीवन विवेक है, जिसको हमने उठाया है एक पूर्ण नारायण के कथन से, जो कि बाजसभा के बहाने उनके काव्य में संकलित है। यहाँ पर ज्ञानपीठ के अखिलेश जैन साहब भी हैं। वो संग्रह वहीं से प्रकाशित हुआ था और उसमें उनका जो कहना था वो ये था कि कुछ इस तरह भी पढ़ी जा सकती है एक जीवन दृष्टि कि उसमें विनम्र अभिलाषाएं हों, बर्बर महत्वाकांक्षाएं नहीं, वाणी में कवित्व हो, कर्कश तर्क वितर्क का घमासान नहीं, कल्पना में इंद्रधनुषों के रंग हों, ईर्ष्या द्वेष के बदरंग हाथ से नहीं, निकट संबंधों के माध्यम से बोलता हो पास पड़ोस, और एक सुभाषित, एक श्लोक की तरह सुगठित और अकाट्य हो जीवन विवेक। एक कवि कह रहा है। और ये आत्मजयी जहाँ तक युवा नचिकेता के आग्रह दुराग्रह, उसके संकल्प, उसके आत्मसंयम का उदाहरण है, तो बाजसभा के बहाने लगभग 10-15 साल बाद प्रकाशित कृति में उस काव्य का उत्तरवर्ती हिस्सा है उनके चिंतन का कि उसे बाजसभा जो पिता है वह कहीं न कहीं पाश्चाताप में डूबा हुआ है। तब उस पाश्चाताप को एक पूरे काव्य में रूप में निबद्ध करते हुए पूर्ण नारायण जी बीच में पंक्तियाँ लिखते हैं। और आप जानते हैं कि मिथक के बहाने हम अपने समकालीन चिंतन, अपने जीवन विवेक को भी पढ़ते, रचते और पुनर्व्याख्यायित, पुनराविष्कृत करते हैं। और इस तरह से यह जो है कि एक सुभाषित, एक श्लोक की तरह सुगठित और अकाट्य हो जीवन विवेक। तो जहाँ तक मैं इस बात को लूथरा साहब से शुरू करना चाहता हूँ। 80 घाट का बांसुरी वाला उनका कविता संग्रह है, बहुत ही चर्चित हुआ था। एक नया कविता संग्रह जिसकी तैयारी में वे लगे हैं। वे निरंतर कुछ ब्लॉग्स पर अपने लेख लिखते हैं, जो जैसा कि मैंने कहा कि मनोविज्ञान से ताल्लुक़ रखने वाले और मनुष्य की रीति नीति और उसके कार्य व्यवहार को लेकर, और वो लेख बड़े पसंद किए जाते हैं। बहरहाल लूथरा साहब की खूबी है कि जैसा कि कभी अज्ञे ने कहा था कि कम लिखो, जब तक अनिवार्य हो न लिखो, और मसौदा मन में बनाकर, क्योंकि जो तुम लिखने वाले हो वह एक कागज की बलि है। मतलब कागज पर खर्च होता है तो बेकार की कोई चीज़ से मत लिखो, शायद ये क्या कहना था। और यह जो मितभाषिता का संयम है लूथरा साहब में सर्वाधिक है। और जहाँ तक छोटी कविताओं का प्रश्न है, छोटी कविताओं की साधना मंडलोई जी ने भी की। दोनों एक प्लेटफॉर्म पर मैं जब ये सवाल लूथरा साहब से पूछ रहा हूँ कि जिस कवि विवेक से वे कविताएं लिखते हैं, जबकि कविताओं की बहुत सारी शैलियाँ हमारे बीच हैं, बड़े से बड़ा नैरेटिव हमारे यहाँ मुक्तिबोध से लेकर अब तक फैला हुआ है। इतने बड़े नैरेटिव और तमाम शैलियों, रीतियों के बावजूद लूथरा जी जब तक आवश्यक न हो, 80 घाट का बांसुरी वाला थोड़ी लंबी कविता है, आख्यान बोला, लेकिन बाकी सारी कविताएं उनके भीतर से जो निकलती हैं वो बहुत कम शब्दों में, बहुत कम कहकर और ज़्यादा कहे जाने और समझे जाने की मांग भी करती हैं। तो लूथरा साहब से मैं जानना चाहता हूँ कि इस कवि विवेक और जीवन विवेक के बीच संतुलन स्थापित करते हुए वे कविता को अपनी किस ध्वनि और किस अर्थ से संपृक्त करना चाहते हैं, और छोटी कविताएं ही क्यों, इसके पीछे उनकी क्या आइडियोलॉजी है? धन्यवाद ओम जी। जश्न आदाब के रंजीत चौहान साहब का भी बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने आज ये अवसर दिया यहाँ पर कविता के इस कार्यक्रम में शामिल होने का। और यहाँ आए हुए मेरे परिवार के लोग हैं, मेरे मित्र हैं, अखिलेश जी बैठे हैं और भी मेरे बड़े करीबी मित्र बैठे हैं। मैं उनका भाई बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि मेरे एक छोटे से मैसेज से वो यहाँ पर आ गए। ओम जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि अज्ञे ने कहा था कि कम लिखो,
और जब तक अनिवार्य ना हो मत लिखो। इसी परंपरा में बहुत सारे पोइट्स ने, फिलोसोफर्स ने, साइंटिस्ट ने लिखा है। एक फ्रेंच फिलोसोफर होते थे पास्कल ब्लेस, उनका एक बड़ा मशहूर कोट है, लगभग अज्ञे जी की ध्वनि से मिलता जुलता। उनका मशहूर कोट है, कहते हैं कि इफ़ आई हैड मोर टाइम, इफ़ आई हैड मोर टाइम आई वुड हैव रिटन अ शॉर्टर लेटर। इफ़ आई हैड मोर टाइम आई वुड हैव रिटन अ शॉर्टर लेटर, यानी कि छोटी बात को लिखने के लिए ज़्यादा समय चाहिए। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए मैं कहूँगा कि जब एक वैज्ञानिक अपने सारे विज्ञान पर, अपनी सारी खोज पर काम कर लेता है, जीवन भर काम कर लेता है, तो अंत में वो उस सारे खोज को, अपने सारे ज्ञान को एक छोटे से फॉर्मूले में बदल देता है। आइंस्टीन की जो सबसे बड़ी खोज है एनर्जी के बारे में, उसको उन्होंने 2 अल्फ़ाबेट्स और एक अंक mc² कहकर उसकी इतिश्री कर दी। इससे ज़्यादा संक्षेप क्या हो सकता है। अगर हम उपनिषदों पे जाएं तो उपनिषदों के जो 4 महावाक्य हैं उसमें से एक महावाक्य है अहम ब्रह्मास्मि। 2 शब्दों में पूरी बात खत्म हो जाती है। अब इन 2 शब्दों की व्याख्या करने के लिए आप चाहे 200 पृष्ठ लिख लो, 2000 पृष्ठ लिख लो, इसकी व्याख्या खत्म नहीं हो सकती। और कबीर तो इससे भी आगे निकल जाते हैं। कबीर कहते हैं कि पूरा ज्ञान, पूरा पांडित्य 2.5 आखर में है। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, 2.5 आखर प्रेम का। प्रेम 2.5 आखर से बना है, 2.5 शब्दों से भी नहीं बना है। 2.5 आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। तो मेरा मानना है ओम जी की छोटी कविता लिखना एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि उसमें आपको उतर कर उसको सार गर्भित करना पड़ता है, गागर में सागर को भरना पड़ता है। तो इसलिए मैं लंबी कविताएं भी लिखी हैं। मेरी एक कविता, एक साधारण शव यात्रा, वो बहुत लंबी कविता है, कम से कम 4 पेज की कविता होगी। उन कविताओं को लिखना भी मुश्किल है, लेकिन छोटी कविता को लिखने की चुनौती एक अलग तरह की चुनौती है, और उसमें जो बात कहने का आनंद है वो भी अलग है। तो ये तो कविता के फॉर्म के बारे में है कि आप उसका कौन सा फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, और आपने इस आइडियोलॉजी को बताया। ये बताया कि आपके कवि के सम्मुख कैसा जीवनादर्श होता है, कि किस जीवन के सच्चे और अच्छे प्रतिरूप को अपनी कविता में नुमाया करें। एक पुलिस ऑफिसर के रूप में तो आपका वो जीविका से जुड़ा है, लेकिन जो जीवन से जुड़ा प्रश्न है जो कि कविता है, उसको किस जीवनादर्श के सम्मुख रखते हैं? ये बहुत ही मुश्किल प्रश्न है। और अभी आपने कहा था कि कवि को निरंकुश होना चाहिए, उसको किसी फ्रेमवर्क में अपने आप को ढलने नहीं देना चाहिए। इस बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ, क्योंकि अगर हम किसी फ्रेमवर्क, और ख़ास तौर से किसी समालोचना की पद्धति के फ्रेमवर्क को मन में रखकर किसी रचना करने की कोशिश करेंगे, मेरा किसी पद्धति से कोई विरोध नहीं है, मैं सभी पद्धतियों का सम्मान करता हूँ, मैं सभी पद्धतियों के साथ हूँ, लेकिन अगर किसी फ्रेमवर्क को सामने में रखकर हम अपने रचना को रचना चाहेंगे तो वो कहीं ना कहीं बायस्ड हो जाएगी। तो उसका जो, उसमें जो निखार आना चाहिए, उसमें जो उसका एक नेचुरल ग्रोथ सामने आनी चाहिए, वो जो कृतित्व सामने आना चाहिए, वो कहीं ना कहीं बाधित होगा। तो मैं आपकी बात का समर्थन करता हूँ, कोई कवि को किसी भी फ्रेमवर्क में रहकर नहीं लिखना चाहिए, और यही मेरा भी उद्देश्य रहा है। इसलिए मैं बहुत सारे अलग अलग विषयों पर लिखता हूँ, किसी एक विषय को नहीं चुनता। मेरा मानना सिर्फ इतना है कि वो विषय, खास तौर से वो विषय जो मन को विचलित कर जाए, जो आपके सामने एक दुविधा खड़ी कर दे, जो आपके सामने एक गुत्थी खड़ी कर दे। तो कविता एक ऐसी प्रणाली है, एक ऐसी पद्धति है कि आपके मन की गुत्थियों को शब्द देकर सुलझा देती है, आपके सामने जो दुविधा है उसका निवारण कर देती है, और आपके मन में जो विचलन हो रहा है वो भी जब आप कविता के शब्दों के माध्यम से उससे लड़ते हैं
तो वो विचलन भी कम हो जाता है। तो मेरा जो लिखने का उद्देश्य ये है कि जहाँ मन विचलित है, जहाँ मन की गुत्थियाँ हैं, जहाँ मन दुविधा में है, या मैं अपने मन की ही क्यों बात करूं, सामने वाले का विचलन भी हमको नज़र आता है, समाज का विचलन भी नज़र आता है, समाज की गुत्थियां भी नज़र आती हैं, उन सब विषयों पर लिखने का मन करता है और उन सब विषयों पर मैं लिखता हूँ। मैं एक बार फिर आपके पास आऊँगा। हमारे बीच लीलाधर मंडलोई जी हैं, जैसे कि मैंने बताया कि बहुत लंबा अरसा कविता लिखते हुए, कविताओं से जूझते हुए और कवियों के बीच बहस में रहते हुए गुजरा है। दूरदर्शन और आकाशवाणी के महानिदेशक भी रहे हैं और तमाम कलाओं में दीक्षित हैं, व्यापक निर्देशक भी रहे हैं, विषम पत्रिका के दोनों संपादक हैं, नया ज्ञानों ने संपादित किया है। तो जाहिर है कविता की बहुत सारी धाराओं के वे केवल दृष्टा नहीं, वे भोक्ता है। मतलब ऐसा नहीं है कि बाजार से गुजरा हूँ खरीदा हूँ, बाकायदे पूरे सरोकार के साथ। और इनके साथ ये भी है कि अभी तक घर घर घूमा से लेकर अब तक काल बांका, फिर शादी, दास कवि, और अब इनके भीतर एक ऐसा चिंतन उदित हो रहा है जो कवि से थोड़ा उच्चतर होता है और वो पूरी मानवता को एक ऐसी दृष्टि से देखता है कि कहीं अगर विभाजन है, कहीं अगर द्वंद्व है, कहीं अगर असमानता है, तो उसको कवि अपनी इकाइयों में बदलता है। और यही बहुवचनीयता है जिसका कि उद्घोष तो अशोक वाजपेयी ज़्यादा करते हैं, लेकिन उसकी चरितार्थता लीलाधर मंडलोई जैसे कवियों के यहाँ होती है। तो मैं मंडलोई जी से ये जानना चाहूँगा कि उन्होंने बहुत सारी कविताएं लिखी हैं और उनमें से मैं एक जरूर कविता के साथ कहना चाहूँ, चूँकि अगर कवि का परिचय ये नहीं है कि महानिदेशक हैं, बल्कि कविता का महानिदेशक, कविता का कुलपति अगर उनको कहा जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा। इनका ये है कि मेरे लिखे में अगर दुख है और सबका नहीं, मेरे लिखे को आगे, छोटी कविता है। अभी ये मैं गुजारिश लूथरा साहब से भी करूँगा, लेकिन मैं वो स्त्री हूँ जिसके भाग्य में ससुराल नहीं, मैंने कोख में ही नाचना शुरू कर दिया। दो पंक्तियों की कविता है। रोने की वजह तलाक नहीं, इसमें लग गया इतना समय कि शुरू न हो सका दूसरा जीवन। 3 लाइन की कविता है। और एक और सुने कि मैं ही था अपना जासूस, मैंने ही सुना टूटना, यह आत्मा की आवाज़। ये 3 छोटी छोटी कविताएं हैं और इसे पढ़ने के लिए मैंने इनकी किताब हत्यारे उतर चुके हैं क्षीर सागर में, जिसका चयन मैंने किया। लूथरा साहब को मैंने भेंट की थी कि आप इन छोटी कविताओं को भी पढ़ें, क्योंकि आप ऐसी कविताएं लिखते हैं, डूबते हैं और बहुत कुछ लिखने का सामर्थ्य होते हुए भी आप अपनी कविताओं को उसी तरह से सहेजते हैं। तो मंडलोई जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, जैसा कि कुंवर जी का आग्रह है, एक सुभाषित, एक श्लोक की तरह सुगठित हो हमारा क्या कहते हैं कि अकाट्य हो जीवन विवेक, तो आप अपने कवि विवेक को, इस जीवन विवेक जो एक बड़ा कवि अपना उच्च आदर्श स्थापित कर रहा है, इस आईने में किस तरह देखते हैं? नमस्कार। सबसे पहले शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे यहाँ बुलाया, और जब मैं आप लोगों के बीच में हूँ तो मैं मान के चलता हूँ कि या तो मैं कविता के बीच में हूँ या आपके भीतर कहीं कविता है जिससे मेरा कोई एक राग, कोई एक रिश्ता बातचीत के बीच में बनेगा। रघुवीर साहब की एक बहुत मानी ख़ुश पंक्ति है, भूलने के विरुद्ध। एक कवि, एक शायर हमेशा भूलने के विरुद्ध होता है। वो अगर अपने जीवन को भूल जाए, अपने समाज को भूल जाए, अपनी कायनात को भूल जाए, तो फिर उसके पास ऐसा कुछ नहीं है जो उसके कविता में आ सके। तो मैं अपने बचपन को नहीं भूलता। अगर बचपन को नहीं भूलता तो नहीं भूलता वो सतपुड़ा जो एक जंगल है, और मैं जिसमें बचपन में दूर दूर तक निकलकर खेला करता था। मैं उन वनस्पतियों को नहीं भूलता जिनको सबसे पहले ज़िंदगी में मैंने उस जंगल में जाना। मैं उन जीव जंतुओं को भी नहीं भूलता जिनसे पहली बार मेरी मुलाकात हुई, और मुलाकात ही क्या, उनसे बात भी हुई। मैं उन
नदियों को, उन तालाबों को नहीं भूलता जो सतपुड़ा के जंगल में थे। कोरकू, भारिया और गोंड आदिवासी उन जंगलों में रहा करते थे और उनका कौल था कि जंगल की रक्षा हमें करनी है। तो वो जंगल की रक्षा में अपनी ही तरह से तैनात सिपाही थे और वो जंगल से उतना ही लेते थे जितनी उनकी ज़रूरियात होती थी, हमारी तरह नहीं। वो मोहब्बत करते थे परिंदों को, वो मोहब्बत करते थे बहते हुए पानी को, वो मोहब्बत करते थे उन दरख्तों को जिन दरख्तों से उन्हें अपने गुजारे के लिए कुछ मिला करता था। और उनकी जो पूजा अर्चना होती थी, जो इबादत होती थी, उसमें वो अगर पूजा भी करते थे तो पेड़ों की करते थे, नदी की करते थे, तालाब की करते थे, उन चट्टानों की करते थे जिन चट्टानों में उन्हें कुछ दिखाई देता था। और उनके भीतर इस जंगल को और जंगल के बहाने इस दुनिया को बचा लेने की एक बहुत ही गहरी उत्कंठा थी, बहुत गहरा प्रेम था। तो मैं इन चीज़ों को नहीं भूलता जो मैंने उनके साथ जाना। और आज जबकि ये सृष्टि इतनी धुएं से, इतनी विस्फोटों से, इतनी नफरत से, सांप्रदायिकता के जहर से और तरह तरह की जो नई चीज़ें हमारे सामने आई हैं, यहाँ से लेके आप कहते हैं कि रूस और यूक्रेन के बीच में जो हो रहा है, या सीरिया में जो हुआ है, या टर्की में जो हुआ, मतलब इतना विस्थापन, इतने युद्ध, इतनी अशांति, इतना आतंकवाद, ये जो सब हो रहा है, उसके बीच में मुझे उन आदिवासियों की याद आती है, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ शांति चाहते थे। उनको कितनी बार उजाड़ दिया गया। जब हम लोगों ने जंगलों को काटना शुरू किया तो वो और भीतर और भीतर और भीतर जाते रहे, लेकिन उनकी उस इबादत में कभी ये बात नहीं बदली कि ये जो प्रेम है, ये जो करुणा है, ये जो शांति है, ये जो अहिंसा है, वो बनी रहे और जंगल ना उजड़े। जंगल अगर उजड़ेंगे तो जीव जंतु उजड़ जाएंगे, जीव जंतु उजड़ेंगे, पूरी वनस्पतियां, पूरा असंतुलन हो जाएगा। और आज हम जो देख रहे हैं वो क्या है? वो मेरे ख्याल से यही है कि आज हम लोग अपने आप में बहुत अधूरे हो गए हैं, अकेले हुआ। हमारे पास जीने के लिए ना शुद्ध हवा है, ना पीने के लिए शुद्ध पानी है। तो हम लोग एक ऐसी दुनिया में हैं, और जो दुनिया चुनौतियों से भरी हुई है, जो जिस दुनिया में सिर्फ हम एक ही चीज़ देख रहे हैं कि हम अपने आप को बचाएं कैसे। तो उसके लिए कुर्दिस्तान के एक कवि हैं, उनका नाम है शर्कू बेकस। उनकी कुछ पंक्तियां सुनाता हूं। जोशी जी, निकाल दो फूल अगर मेरी कविताओं से, क्या बात। निकाल दो फूल अगर मेरी कविताओं से, चार में से एक ऋतु मर जाएगी। निकाल दो फूल अगर मेरी कविताओं से, चार में से एक ऋतु मर जाएगी। निकाल दो अगर हवा, दो ऋतुओं की मौत हो जाएगी। निकाल दो अगर हवा, दो ऋतुओं की मौत हो जाएगी। निकाल दो कविता से रोटी, मर जाएंगी तीन ऋतुएं। निकाल दो कविता से रोटी, मर जाएंगी तीन ऋतुएं। निकाल दो आजादी मेरी कविता से, निकाल दो आजादी मेरी कविता से, सभी ऋतुएं मर जाएंगी और मैं। तो इस तरह मैं भूलने के विरुद्ध रहता हूं, और मैं ये चाहता हूं कि ये दुनिया अमन व अमान के साथ बची रहे। हमारी मोहब्बत अगर पहुंचनी है तो एक पैगाम तक पहुंचे और पूरी दुनिया में फैल जाए। ये जो युद्धों से भरी पृथ्वी है, अब तो स्टीफन हॉकिंग्स ने भी ये कहा था कि अब 100 साल के बाद ये पृथ्वी इतनी बदल चुकी होगी कि रहने लायक नहीं रहेगी। तब आप दूसरी किसी पृथ्वी की तलाश करेंगे
और वैज्ञानिकों ने तो कर ही दिए, लोग मंगल और बुध और यहाँ वहाँ क्यों जा रहे हैं, वो इसीलिए जा रहे हैं। तो कहना मैं ये चाहता हूँ कि मेरे जीवन का, मेरी कविता का एक ही विवेक है कि इस ख़त्म होती मरती हुई दुनिया को हम सब मिलके किसी न किसी रूप में बचा लें, ताकि आने वाले पीढ़ियों के लिए उसका एक मतलब रहे। शुक्रिया। बहुत धन्यवाद। हमारे बीच जोशी जी हैं और यही सवाल उनके सम्मुख भी है कि जब, जैसा कि मंडलोई जी ने कहा कि जीवन से सरोकार रखने वाली प्रकृति, पारिस्थितिकी, हवा, पानी, जो भी जलवायु के रूप में हमारी प्राणवायु है, वो नष्ट प्राय या ख़तरे में है, ऐसे में कवि का क्या धर्म है। तो सारी दुनिया के कवियों ने जब भी उन पर आज़ादी का संकट आया, चाहे अफ्रीका हो या चाहे वे मुल्क जो तबाही के शिकार रहे हैं, उन सब लोगों के यहाँ कवियों ने आवाज़ उठाई है। जोशी जी यहाँ पर हैं, वे कहानियाँ लिखते हैं, कविताएं लिखते हैं, मध्यांतर और यूं ही साथ चलते चलते 2 कविता संग्रह प्रकाशित हैं और एक बहुत ही सुपरिचित चिंतक हैं कला और साहित्य और संस्कृति के विषयों पर। तो कविता उनके निकट कैसे पहुंचती है, और जबकि वे भी इसी दाहकता के बीच रहते हैं जिसका अनुभव मंडलोई जी या उनकी कविताएं कर रही हैं, या लूथरा साहब की कविताएं सूक्ष्मता से उसके बीच गुजर रही हैं, क्या महसूस करते हैं ऐसे वातावरण, ऐसे पर्यावरण में अपने कवि को? बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय निश्चल जी, और आप सभी को नमस्कार। अभी जैसा लूथरा साहब ने कहा और मंडलोई साहब ने कहा, उन दोनों की बातों से सहमत होते हुए और आदरणीय निश्चल जी की पूरी भूमिका से सहमत होते हुए मैं कुछ बात कहना चाहता हूँ। मेरे लिए कवि क्या है और कविता क्या है, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करता हूँ, मैं खुद ही करता हूँ। मुझे लगता है मेरा जीवन, पूरा का पूरा जीवन छोटी छोटी कविताओं में है, और इसलिए अमुक एक चीज़ मेरे जीवन की कविता है ऐसा कहना संभव नहीं होता। और जब मैं ये मेरे अपने जीवन के लिए कहता हूँ तो मैं ये आप सबके जीवन के लिए भी कहता हूँ। हम सबका जीवन भी छोटी छोटी कविताओं में ही है। कभी वो कविता हास्य रस की है, कभी करुण रस की है, कभी रौद्र रस की भी है, कभी वीर रस की भी है। हम सब कविताओं में ही जीते हैं। हम में से कुछ लोग होते हैं जो उन कविताओं को कागज़ों पर उतार देते हैं, और उनमें से कुछ और होते हैं जो दूसरों के सामने उसे पेश करते हैं। लेकिन प्रायः हम सब कविताओं में जीते हैं, क्योंकि अगर हम कविताओं में नहीं जिएंगे तो हम में और गाय भैंसों में कोई बहुत फ़र्क नहीं रह जाएगा। क्योंकि ये कविताएं दरअसल हमारे जीवन का लालित्य हैं, और इसलिए हम सबको उन कविताओं को महसूस करना चाहिए। इसलिए जब मैं अपने जीवन की दृष्टि को कविताओं में देखता हूँ तो मुझे लगता है कि हाँ, और इसलिए मैं अज्ञे जी का बहुत प्रशंसक होते हुए भी उनकी इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता कि जब बिल्कुल ही ज़रूरी हो तब कविताएं लिखें। मेरा कहना है आप लगातार कविताएं लिखें। हाँ, कौन सी कविता दूसरों को सुनाएं इसका चयन बाद में कर लें, लेकिन आप लगातार लिखें। क्योंकि जब तक आप लगातार नहीं लिखेंगे, जब तक आप अपने आप को अभिव्यक्त नहीं करेंगे, अपने आप से जब तक आप बात नहीं करेंगे, तब तक आप अपने आप को और अधिक जान नहीं पाएंगे। अभी 2 साल हमारे यहाँ कोरोना हुआ, आप अपने दिल पर हाथ रख कर बताइए, हम में से कितने लोग थे जिन्होंने एक दूसरे से कहा कि अरे तुम भी कविताएं लिखते हो, हमें तो पता ही नहीं था, तुम तो अच्छी खासी कविता लिखते। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि अब तक आपाधापी में इतने ज़्यादा व्यस्त थे कि मालूम ही नहीं था कि मेरे अंदर भी कवि है, मेरे अंदर भी एक कविता जन्म लेती है। शायद रोज़ सुबह एक कविता जन्म लेती है, शायद हर पल एक कविता जन्म लेती है। लेकिन हमने चूँकि उसे एक निश्चित खांचे में, एक फ्रेमवर्क में बांध दिया है, इसलिए मुझे लगता है कि जो मंडलोई जी कहते हैं, जो निश्चल जी कहते हैं, जो लूथरा जी कहते हैं, वो कविता है, मेरी कविता कविता नहीं है। मैं ऐसा नहीं मानता। मैं मानता हूँ कि हम सब की कविताएं कविताएं हैं। निश्चल जी जैसे आलोचक जिसको अच्छा कह दें वो अच्छी कविता है, बाकी हम सब जैसों की फटेहाल कविता है, लेकिन कविता हम सब की है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब तक हम कविता के बारे में अपने जीवन की दृष्टि को साफ नहीं करेंगे, तब तक जीवन क्या है और कविता क्या है इसके बीच का द्वंद्व जारी रहेगा।
अभी आपने एक बहुत सुंदर सवाल लूथरा जी से पूछा कि एक पुलिस अफसर के रूप में आपके अंदर क्या कविता जन्म लेती है और एक कवि के रूप में आपके अंदर क्या कविता जन्म लेती है। मैं सिर्फ एक प्रति प्रश्न करता हूं कि क्या मेरे सिर्फ दो ही रूप हैं? क्या मैं एक पुलिस अफसर और एक कवि ही हूं? क्या मैं एक पिता नहीं हूं? क्या मैं एक पति नहीं हूं? क्या मैं एक भाई नहीं हूं? क्या मैं एक दोस्त नहीं हूं? क्या मैं एक अजनबी नहीं हूं? ये भी तो मेरे रूप हैं जो अलग अलग ढंग से कविताएं व्यक्त करते रहते हैं। उसके बारे में कोई कभी प्रश्न क्यों नहीं पूछता? उसके बारे में भी तो प्रश्न पूछना चाहिए। हम एक डेंटिस्ट की दुकान पर जाते हैं, डेंटिस्ट के यहाँ मेरा नंबर आने में समय है, मेरा भी दांत दर्द कर रहा है, सामने एक हजरत बैठे हैं, उनका भी दांत दर्द कर रहा है, लेकिन क्या मज़ा होता है कि उन हजरत को देख के मेरे मन में एक बड़ी मज़ेदार सी कविता उपज जाती है। हमारा और तुम्हारा दर्द एक ही है, शायद मेरे दाएं दाढ़ में दर्द है और आपकी बाएं दाढ़ में दर्द है, इतना ही फर्क है, लेकिन कविता तो वहाँ भी उपजती है। तो मुझे लगता है कि जब तक हम कविता को इस दायरे से बाहर नहीं निकालेंगे, तब तक शायद हम हमेशा इस बात की गफलत करते रहेंगे कि कविता क्या है और जीवन क्या है। मुझे लगता है कि हम सबका जीवन एक कविता है, हम सब उस काव्यमय प्रवाह में बह रहे हैं और हम सब उसको अनुभव करते हैं, कहीं ना कहीं उस स्पंदन को महसूस करते हैं। कम से कम मैं अपने लिए यही समझता हूँ। और दूसरी बात एक और बात कहना चाहता हूँ कि जब जब बार बार मैं सोचता हूँ कि मैं कोई कविता रचूंगा, तब मैं कविता नहीं रच पाता। आप कभी तय करके कि आज मैं इस माइक पर कविता लिखूंगा या आज मैं इस पानी की बोतल पर कविता लिखूंगा, आप नहीं लिख सकते। जिस दिन ये पानी की बोतल आपसे कहेगी कि मुझ पर कविता लिख, आप अपने आप को रोक नहीं सकते। सही कविता वो है। और अगर इस बात का एहसास मुझे हो जाए कि कौन सी कविता सही कविता है, तो शायद मुझे लगता है कि मैं सही दिशा में जा रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जोशी साहब बिल्कुल बहुत सही सवाल उठाया। और मैं बताऊं कि हम जिन कविताओं के बीच से गुजर रहे हैं, वहाँ पर डेंटिस्ट पर भी कविता होगी। आप विष्णु खरे को पढ़ें, रघुवीर साहब, और छोटी छोटी जो चीज़ें हैं वे हमारी कविताओं में आ रही हैं। जाहिर है कि वहाँ केवल एक प्रतिरूप उस व्यक्ति का नहीं है, वो जहाँ है एक नागरिक रूप में है, पीड़ित अंतरात्मा का स्वर बना हुआ है, कहीं कहीं है वो, मैं सजदे में नहीं था आपको धोखा हुआ होगा, ऐसा भी कोई नागरिक है वहाँ। तो मुझे लगता है कि इस तरह के बहुत सारे विषय हमारी कविताओं में आ रहे हैं और क्या कुछ नहीं आ रहा है। फिर भी बहुत कुछ है जिसे कभी लिखता है तो उसी मौलिकता के साथ लिखता है, शायद पहली बार खोज रहा है, लेकिन ये है कि वो आविष्कृत कर रहा है। कुल नारायण को मैं कोट करना चाहता हूँ, कविता क्या है, तो आप स्पीकर बड़ी यानी मस्ती में भी लिखी गई कविता या कविता में जीवन की खोज क्या है उनकी, कोई दूसरा नहीं में एक कविता है, कागज़ कलम और स्याही। उसके एक अंश हैं कि फिर कभी कागज़ हुआ तो चाहूँगा ज़िंदगी किसी ऐसे पत्र का इंतज़ार हो। फिर कभी कागज़ हुआ तो चाहूँगा ज़िंदगी किसी ऐसे पत्र का इंतज़ार हो जिसे कोई प्यार से लिखे, संभाल कर लिफाफे में रखे और होठों से चिपका कर देर तक सोचे कि उसे भेजे या न भेजे। ये भी कविता है। तो ये कविता के बहाने जीवन के अंतर यात्राएं हैं। मैं लूथरा साहब की ओर चलना चाहता हूँ, उनकी एक लाइन की कविता भी मैं सुनाना चाहता हूँ और उसी के साथ मेरा सवाल भी जुड़ा हुआ होगा। कड़वे या मीठे सारे प्रश्न अपने आप से ही तो पूछने हैं। कड़वे या मीठे सारे प्रश्न अपने आप से ही तो पूछने हैं। मैं ही यक्ष, मैं हूं यक्ष, मैं ही हूं युधिष्ठिर और मैं ही निरुद्ध। इतनी छोटी कविता, लेकिन पूरा वो मिथक, यक्ष, प्रश्न, युधिष्ठिर और उनकी जो निरुत्तरता है, उसके पीछे का सारा मनोविज्ञान इस छोटी सी कविता में समाया हुआ है। तो लूथरा साहब, मैं चाहूँगा कि 2-3 छोटी कविताएं, क्योंकि ज़्यादा समय नहीं लेंगी, सुनाएं भी और 1-2 लाइन में इसका उत्तर भी दें। यक्ष और युधिष्ठिर वाली कहानी तो सबको मालूम है कि यक्ष ने पहले 4 पांडवों से प्रश्न पूछे, वो उत्तर नहीं दे पाए, तो वो उनको शर्त के हिसाब से मूर्छित होना पड़ा, या यूँ कहिए कि मृत्यु स्वीकार करनी पड़ी। और फिर युधिष्ठिर आए, तो युधिष्ठिर के पास सारा ज्ञान था, तो यक्ष ने सारे प्रश्न पूछे, युधिष्ठिर ने सारे उत्तर दे दिए।
तो इसी के ऊपर मैंने ये कविता लिखी कि कड़वे या मीठे सारे प्रश्न अपने आप ही से तो पूछने हैं। कड़वे या मीठे सारे प्रश्न अपने आप ही से तो पूछने हैं। मैं ही यक्ष, मैं ही युधिष्ठिर, मैं ही यक्ष, मैं ही युधिष्ठिर, और मैं ही निरुत्तर, और मैं ही निरुत्तर, क्योंकि बहुत सारे सवालों के जवाब हमारे पास नहीं हैं। ओम जी, ये कविता उस कड़ी में लिखी गई है जिसमें कविता के माध्यम से मैं अपने आप से बात करना चाहता हूँ, अपना मूल्यांकन करना चाहता हूँ, क्योंकि सोक्रेटिस का एक बड़ा फेमस कोट है। सोक्रेटिस, जिनको जेल में डाल दिया गया, उनके ऊपर मुकदमा चला और उनसे पूछा गया आपको जीवन चाहिए या मृत्यु। जीवन की शर्तें और थी, मृत्यु की और थी। उन्होंने कहा मुझे मृत्यु चाहिए। तो जिनको हम सुकरात कहते हैं हिंदी में, सुकरात ने जहर पिया और मर गए। उनका बड़ा फेमस कोट है, द अनएग्जामिन्ड लाइफ, द अनएग्जामिन्ड लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग। द अनएग्जामिन्ड लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग। कविता एक माध्यम है अपने आप से बात करने का, अपने आप को जांचने का, अपने मूल्यांकन करने का, अपने आप को एग्जामिन करने का कि आपकी लाइफ में क्या हो रहा है। तो आपने जैसा कहा, मैं आपको 2-3 कविताएं सुनाता हूँ। एक छोटी सी कविता है जिसका शीर्षक है एक बूंद जी, बहुत अच्छा। और इसका जो श्रेय है वो मेरी पत्नी को जाता है कि इन्होंने एक दिन एक ऐसा वाक्य बोल दिया जिस पर ये कविता हो गई। मेरी बहुत बड़ी इच्छा थी कि मैं किसी बड़ी यूनिवर्सिटी में जाके पढूं। तो एक रात को ईमेल आई, मेरा ऑक्सफोर्ड में भी एडमिशन हो गया और यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में भी हो गया। तो मैंने खुशी के मारे पूरे घर को उठा दिया। फिर थोड़ी देर बाद हम सब लोग सो गए। सोने के बाद अगले दिन सुबह ऑफिस तो जाना ही था। तो ऑफिस जाने के समय मुझे याद है कि मैं तैयार हो रहा था और जुराब शायद बाएं पैर में पहन रहा था और मेरी पत्नी मेरे पास खड़ी थी। तो मैंने, तब तक वो जोश ठंडा पड़ चुका था, क्योंकि बाहर जाने का मतलब होता है कि आपको घर छोड़ना है, नौकरी 1-2 साल के लिए छोड़नी है, कई चीज़ें छोड़नी हैं। तो मैंने अपनी पत्नी को कहा कि तुम्हें लगता है कि जाना चाहिए? तो इसने छूटते ही जवाब दिया, आपके पास 4 जीवन है क्या? क्या बात। तो वहीं से ये कविता बन गई। इसका शीर्षक है एक बूंद। जी, स्वागत। बिखर जाए सारा अमृत, अब नहीं कोई भटकन। बिखर जाए सारा अमृत, अब नहीं कोई भटकन। खो जाए सारा आकाश, अब नहीं उधेड़ बुन। खो जाए सारा आकाश, अब नहीं उधेड़ बुन। बिखर जाए सारा अमृत, अब नहीं कोई भटकन। खो जाए सारा आकाश, अब नहीं उधेड़ बुन। तुम्हें मुबारक 4 जीवन, आधे अधूरे अनिश्चित। तुम्हें मुबारक 4 जीवन, आधे अधूरे अनिश्चित। मेरे लिए काफ़ी है एक कतरा संचित, एक बूंद निश्चित। क्या बात। मेरे लिए काफ़ी है एक कतरा संचित, एक बूंद निश्चित। एक और छोटी सी कविता है। कितना समय है, मैं उतने समय सीमा में ही 2 छोटी कविताएं, 2 छोटी कविताएं, ठीक है, और ठीक है। इसका आनंद भी ले सकें। तो एक और छोटी कविता है, उसका शीर्षक है एक नया ईश्वर। मैं एक बार सिंगापुर में गया ट्रेनिंग करने के लिए। तो वहाँ उन्होंने एक लाइजन ऑफिसर मेरे साथ लगा दिया। तो लाइजन ऑफिसर ने मुझे कहा कि सर आपको कहाँ घुमा कर लाएं, बताइए। तो उसने सोचा होगा कहेंगे किसी मॉल में ले चलो, किसी रेस्टोरेंट, अच्छे रेस्टोरेंट में, बार में ले चलो। तो मैंने कहा मैंने आज सुबह घूमते हुए एक मंदिर देखा, उस पर लिखा था ताओ मंदिर। तो पहली बार ऐसा मंदिर, ऐसा धर्म देखा है, तो मुझे वहाँ ले चलो जी। तो मैं देखना चाहता हूँ कि ये कौन सा धर्म है, कैसा मंदिर है। तो मैं उस मंदिर में गया, वहाँ पे देखा और लोग कैसे पूजा कर रहे थे वगैरह वगैरह। ताओइज्म एक फ़िलॉसफी भी है। तो उस मंदिर से आने के बाद ये कविता लिखी। इसका शीर्षक है एक नया ईश्वर। एक नया ईश्वर। आज मैं एक नए ईश्वर से मिला। आज मैं एक नए ईश्वर से मिला।
मेरा दोस्त मुझे अपने मंदिर ले आया था। मेरा दोस्त मुझे अपने मंदिर ले आया था। मैंने नए ईश्वर से बात की। मैंने नए ईश्वर से बात की। उसकी बातें, चाल ढाल सब वैसा ही था। उसकी बातें, चाल ढाल सब वैसा ही था। मैंने थोड़ा विस्मित होकर कहा, ईश्वर तुम तो बिल्कुल नहीं बदले। मैंने थोड़ा विस्मित होकर कहा, ईश्वर तुम तो बिल्कुल नहीं बदले। ईश्वर हंसा, फिर चुप हो गया। ईश्वर हंसा, फिर चुप हो गया। मैंने थोड़ा आशंकित होकर पूछा, तुम किसके हो, मेरे या मेरे दोस्त के? तुम किसके हो, मेरे या मेरे दोस्त के? ईश्वर फिर भी कुछ नहीं बोला। ईश्वर फिर भी कुछ नहीं बोला। मैंने साहस कर अंतिम प्रश्न किया। मैंने साहस कर अंतिम प्रश्न किया, ईश्वर क्या तुम किसी के भी नहीं? ईश्वर क्या तुम किसी के भी नहीं? ईश्वर बहुत हंसा, पर कोई उत्तर ना आया। ईश्वर बहुत हंसा, पर कोई उत्तर ना आया। एक और कविता। ये कविता, इस कविता का शीर्षक है विदूषक। विदूषक क्लाउन, जोकर नहीं। जोकर और क्लाउन में थोड़ा सा फर्क है। जोकर दूसरों की मजाक उड़ाकर हंसाता है, क्लाउन अपने पर हंसाता है। तो क्लाउन यानी विदूषक। मैंने एक दिन अपना हंसना गिना। मैं उस दिन हंसा था जब मेरे दोस्त ने एक चटपटा मजाक किया था। मैंने एक दिन अपना हंसना गिना। मैं उस दिन हंसा था जब मेरे दोस्त ने एक चटपटा मजाक किया था। एक दिन मैं फिर हंसा जब मेरी बूढ़ी माँ ने मुझे फिर एक भली सलाह दी। एक दिन मैं फिर हंसा जब मेरी बूढ़ी माँ ने मुझे फिर एक भली सलाह दी और मैंने हंस के माँ को गले लगा लिया। माँ तब भी यही करती थी जब मैं बहुत छोटा और नादान था। माँ तब भी यही करती थी जब मैं बहुत छोटा और नादान था। मैं फिर हंसा एक दिन जब मैंने बहुत दिनों बाद शीशे में एक विदूषक देखा। मैं फिर हंसा एक दिन जब मैंने बहुत दिनों बाद शीशे में एक विदूषक देखा। हम गले मिले और खूब हंसे। मैं मजबूर हुआ फिर हंसने पर जब मेरी बेटी ने बताया मैं कितना अप्रासंगिक हो चुका था। मुझे वो सब भी नहीं आता था जो छोटे बच्चों को आता है। मैं मजबूर हुआ फिर हंसने पर जब मेरी बेटी ने बताया मैं कितना अप्रासंगिक हो चुका था। मुझे वो सब भी नहीं आता था जो छोटे बच्चों को आता है। और अंततः मैं साहस कर हंसा। अपने अहम, लाचारी, नादानी, घृणा, हिंसा, डर, लोलुपता सब पर हंसा। और अंततः मैं साहस कर हंसा। अपने अहम, लाचारी, नादानी, घृणा, हिंसा, डर, लोलुपता सब पर हंसा। वो अंतिम उपहास था। फिर कुछ न बचा हंसने और हंसाने को। बहुत धन्यवाद। हमारे बीच मंडोई जी हैं, इनके प्रिय कवि हैं केदारनाथ सिंह। उनका कविता का एक अंश है कि इतनी गर्द भर गई दुनिया में कि चलाना चाहिए अंतःकरण के गलियारों में सुदीर्घ एक स्वच्छता अभियान। और मंडोई जी ने बहुत सारी ऐसी कविताएं लिखी हैं, मिथक पर भी लिखी हैं, सवाल उठाए हैं, और उन सवालों के बीच से जो कवि का होना है वो झांकता है। कवि अपनी पंक्तियों में होता है और बहुत ही बलाघात के साथ वो कहना चाहता है। उसकी भाषा विनम्र होती है, लेकिन उसका जो मत है वो निश्चित होता है। तो मैं मंडोई साहब से कहना चाहता हूँ कि कुछ ऐसी कविताएं, छोटी कविताएं, मार्मिक कविताएं, प्रहारक कविताएं सुनाएं जिससे उनका होना सिद्ध होता है। शुक्रिया ओम जी। मैं समझता हूँ कि तकरीबन 2-2.5 साल के बाद हम सब लोग इस तरह से बैठे हैं
और मैं कह सकता हूं कि आज भी आपने आपस में हाथ नहीं मिलाए। मैं ये भी कह सकता हूं कि आप गले मिलने से डर रहे हैं। इस एक छोटे से वायरस ने पूरी दुनिया में जो सबसे बड़ा फर्क पैदा किया है वो रिश्तों के बीच में, वो आपके प्रेम के बीच में। आपने देखा होगा कि आपके अपने न जाने कितने लोग इस बीच में साथ छोड़कर चले गए। आप उनके घर नहीं जा पाए, आप उन्हें कंधा नहीं दे पाए। अस्पताल में जा सकते थे लेकिन इतना डर था कि आप अस्पताल में भी नहीं गए। तो ये जो कुछ भी हमारे बीच में हुआ है, ये जो एक डर पैदा हुआ है, एक अविश्वास पैदा हुआ है, या हम अपने जीवन के लिए इतने ज्यादा पर्सनल हो गए हैं कि हमारे सामाजिक होने का अर्थ खो गया है। लगता है कि हम किसी समाज में नहीं, अपने घर में भी आपने उस दौर में अपने ही परिवार के लोगों से के ना हाथ मिलाए, ना उनके साथ आप सोए, ना उनके साथ आपने सही मायने में जिस तरह से आप पारिवारिक ढंग से खाना खा सकते थे वो खाना खाया। और इतनी बार आपने हाथ धोए हैं कि आपके हाथ होने का अर्थ ही खत्म हो गया। वे जो हाथ होते हैं वो हाथ ही नहीं रहे। बहरहाल इस बीच में मैंने कोरोना के बीच में भी बहुत एक पूरी कह सकते हैं कि एक किताब ही लिखी, पूरी डायरी ही कोरोना काल के और ईश्वर कहीं नहीं इस शीर्षक से एक डायरी प्रकाशित भी हुई है। तो मुझे लगता है कि सिर्फ दो चीजें हमारे भीतर बहुत बहुत कम हो गई हैं, एक प्रेम और दूसरा करुणा। अब हमारे दिल में वो दर्द नहीं उठता किसी भी खबर को सुनने से जो पहले उठा करता था। आप दौड़ जाया करते थे, लेकिन ऐसे हालात हैं कि अब तो ईश्वर कहीं नहीं। हाँ, तो एक कोई कविता है, पहली कविता है प्रेम को लेकर, इसका शीर्षक है इजहार। स्वागत। कोई नहीं आ रहा अभी भय में दोस्त, जो दिन में और देर रात तक। कोई नहीं आ रहा अभी भय में दोस्त, तो दिन में और देर रात तक भी नहीं। एक समय था जब ना मिल पाने पर इजहार करते थे प्यार का बिन खटके। जाने कौन सा खटका है नामुराद वायरस, बात करने में इतनी दूरियां। अजाब के ऐसे बुरे वक्त में मैं विकल होकर पुकारता हूं, अजाब के ऐसे बुरे वक्त में मैं विकल होकर पुकारता हूं। ए मोहब्बत लौट आ तू, ए मोहब्बत लौट आ तू। तेरे कम कम होते जाने के अंजाम पर हम बहुत रो चुके हैं इन दिनों। हम जी रहे हैं जिसे जीना कहना भी एक शर्म की बात है। बहुत। दूसरी कविता का शीर्षक है करुणा। कितने आंसू जज्ब करेंगी ये आंखें, कितने आंसू जज्ब करेंगी ये आंखें। कितना चलेंगे धूल भरे पांव कांटों पर, और कितनी चलेंगी सांसें यूं चलते चलते। कितनी और बढ़ेगी तारीकियां, कितनी जीवन रेखाएं इस बीच और खो जाएंगी। ए करुणा तू जाने कहां छिप बैठी है लोगों से। ए करुणा तू जाने कहां छिप बैठी है लोगों से, और कहां छिपे बैठे हैं लोग उदास पस्त। ए कलमकारों आवाज दो कि वो कोई पत्थर नहीं। ए कलमकारों आवाज दो कि वो कोई पत्थर नहीं। अगर बुला के संभालो उसे अपने भीतर, तो ये जो एक खुश्क दरिया है दिलों का पिघल भी सकता है। क्या बात है, बहुत अच्छा, बहुत खूब। ए कलमकारों आवाज दो कि वो कोई पत्थर तो नहीं। अगर बुला के संभालो उसे अपने भीतर, तो ये जो एक खुश्क दरिया है दिलों का पिघल भी सकता है। ये जो काली कहानियां हैं हमारे आसपास, उनमें उजालों का सूरज
दमक भी सकता है, क्या बात, दमक बहुत, भी सकता बहुत। है। वो द्रौपदी वाली कविता याद है क्या? ममता, द्रौपदी ममता वाली, आपको मित्र वो जो बहाते समय क्या भूल गई? अच्छा, वो तो द्रौपदी की नहीं है ना, हाँ, कर्ण की माँ हाँ कर्ण, कुंती। हाँ कुंती, नहीं। अच्छा, एक बहुत अच्छी कविता है, ये मेरी फरमाइश है, आप देखिए शायद आपको अच्छी लगे। कुंती ने कर्ण को नदी में बहाते समय रख दिए सबसे महंगे स्वर्ण आभूषण। कुंती ने कर्ण को नदी में बहाते समय रख दिए सबसे महंगे स्वर्ण आभूषण, रखना भूल गई ममता। वाह वाह, रखना भूल गई ममता, लेकिन मांगा उसी का मूल्य उसने कर्ण से अपने बच्चों के लिए। क्या बात, बहुत हो, वाह। लेकिन मांगा उसी का मूल्य अपने बच्चों के लिए, कर्ण के लिए उसने कुछ नहीं मांगा, ना अपने बच्चों से, ना भगवान कृष्ण से। क्या बहुत वाह। तो मंडोई जी को ढूंढ कर पढ़िए सोशल मीडिया पर, बहुत सारी इनकी किताबें, लिखे में दुख, काल बांका तिरछा, विजय दास कबीर और मगर एक आवाज़, इस तरह बहुत सारी पुस्तकें हैं और सोशल मीडिया पर मुफ्त उपलब्ध हैं। छोटी कविताओं में बहुत ही आपको रस मिलेगा जीवन का, और यही वो विवेक है। लेकिन मैं लौटना चाहता हूँ, चूँकि समय हो चुका है और मेरे ऊपर चाबुक बरसने वाला है, इससे पहले कि मैं आहत हूँ, मैं जोशी साहब से उसी जोश के साथ कहना चाहता हूँ कि वे एक छोटी सी कविता सुनाएं, मध्यांतर या यूं ही साथ चलते चलते। दाम्पत्य की कविताएं भी लिखी हैं और मुझे लगता है यदि उसमें उनको जीवन ज़्यादा महसूस होता हो तो उसमें से कोई कविताएं पढ़ें। अभी दाम्पत्य वाली तो याद नहीं है जी जी, जो याद है मैं सुना देता हूँ। दाम्पत्य याद रहना चाहिए, दाम्पत्य की कविताएं भले ही भूल जाए। आयोजक को देख के वैसे ही थोड़ा सा आदमी का हौसला पस्त हो जाता है कि वो दिखा रहा है कि तो आपका समय खत्म हो गया। बहुत सारे युवा साथी यहाँ बैठे हैं और इसलिए मैं थोड़ी आधुनिक टेक्नोलॉजी के ऊपर दो कविताएं हैं, एक के बाद एक, बहुत बड़ी नहीं पर लगातार हो जाएंगी। एक कविता का शीर्षक है क्लाउड और बादल। उस दिन मोबाइल गुम होने पर किसी ने सलाह दी, अपनी पूरी जानकारी क्लाउड पर रखा करो, सहेज कर रखो उसमें फ़ोन नंबर, पते, फ़ोटो और सारे महत्वपूर्ण दस्तावेज, ताकि गुम हो जाने पर तुम्हारा मोबाइल ये सब न हो जाए गुम और तुम उसे वापस पा सको। हैरत में था मैं, कितना बढ़िया तरीका है अपनी खोई जानकारी पाने का, लेकिन दूसरे ही क्षण सोच में पड़ गया मैं। याद आ गया मुझे मेरा बचपन, जब दादी की मृत्यु हुई थी और 4 साल का मैं पूछता था अपने पिता से, कहाँ चली गई दादी मेरी, और पिता मुझे बहला कर कह देते थे, दादी उधर दूर बादलों में चली गई। और वो देखती है मुझे वहाँ से। उसके कुछ दिन बाद नाना जी के जाने पर भी यही बात कही थी माँ ने, और माँ पापा ही क्यों, मैंने भी तो यही कहा था अपने नन्हे अन्नू से मेरे अपने पापा के जाने के बाद कि वो दूर देखते हैं तुम्हें बादलों से। और तब से नन्हा अन्नू अपनी हर खुशी साझा करता था उनसे, ऊपर हाथ उठाकर आसमान की तरफ इशारा करके बोलता था, बाबा। सब कुछ कितना सहज, कितना सरल था। बुजुर्गों का बादलों में चले जाना और हमारा ये मान लेना कि वो देखते हैं हमें। तकनीक ने आज अपना क्लाउड बनाया है, ज़रूरत पड़ने पर ले आते हैं हम वहाँ से अपनी खोई हुई बातें। क्या कोई ऐसा क्लाउड कब बनाएगा जिसमें से वापस आ पाएंगे मेरे पापा, नाना, दादी, और पता नहीं शायद कभी नहीं, क्योंकि क्लाउड तो क्लाउड है, वो बादल थोड़े ही है। वाह, बहुत अच्छा। एक चूँकि जब मंडलोई जी बता रहे थे कि इस 2 साल में जो हमने खोए हैं बहुत सारे लोग, तो एक अंतिम कविता एक बहुत विचित्र से प्रसंग पर। इस कविता का शीर्षक है मित्र अमित्र। 5000 की मित्रता पर आया संदेश फेसबुक से,
5000 की मित्रता पर आया संदेश फेसबुक से मित्रता सूची में जगह बनाने करना होंगे अनफ्रेंड कुछ मित्र अपनी मित्रता सूची से। जटिल प्रश्न अमित्र करने का मेरे सामने था, किसे रखूं किसे हटाऊं, निर्णय बड़ा कठिन था। सभी अपने हैं, सबसे प्रेम अपार, इन सब मित्रों ही से तो है मेरा अपना संसार। सभी अपने हैं, सबसे प्रेम अपार, इन सब मित्रों ही से तो है मेरा अपना संसार। नजर डाली जब अपनी मित्रता सूची पर, ठहर गई नजरें अपने आप ही ऐसे कुछ नामों पर जो बन गए हैं अब केवल मधुर स्मृति। ये संसार छोड़ पाई है जिन्होंने सदगति। बोझिल मन से जब हटा रहा था एक एक नाम, ऐसे नामों की शिनाख्त पर लग ही नहीं रहा था विराम। ये आप गौर फरमाइए, बोझिल मन से जब हटा रहा था एक एक नाम, ऐसे नामों की शिनाख्त पर लग ही नहीं रहा था विराम। हटाते हटाते ऐसे नामों को अब थक सा गया हूँ। बन गई है काफ़ी जगह मित्रता सूची से, लेकिन मन से मैं खाली और खाली हो गया हूँ। कब तक ऐसे ही और नाम हटाते रहना होंगे, कब तक ऐसे ही और नाम हटाते रहना होंगे। और ये कौन बताएगा बिना अपने आत्मीय मित्रों के कोई कैसे इस संसार में रह पाएंगे, कोई कैसे इस संसार में रह पाएंगे। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। और बहुत बहुत शुक्रिया हाजरीन। एक ख़ूबसूरत महफ़िल जिसमें हम और आप इन फ़नकारों के साथ मौजूद थे। जश्न अदब की कोशिश और काविश यही रही है कि हम हिंदुस्तान की जो गंगा जमनी तहज़ीब है उसकी हिफाजत कर सकें, और ऐसे वक्त में जश्न अदब हमेशा हर माहौल में आपको मुस्कुराने का हौसला देता रहा है, नई चीज़ें, नई ज़िंदगी के रंग ढंग आहंग को बदलने का मौका देता रहा है, ताकि आप अपनी ज़िंदगियों में एक कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से इनकलाब ला सकें। न तुम आ सकोगे न फिर बात होगी, बड़ी दुख भरी चांदनी रात होगी, घड़ी दो घड़ी बैठकर मुस्कुराओ, खुदा जाने फिर कब मुलाकात होगी। तो आप तशरीफ़ रखें, और मैं मोहतरम कुंवर रंजीत सिंह चौहान साहब से दरख्वास्त करूँगा कि वो हमारे मेहमानों की खिदमत में एक टोकन ऑफ लव, एक यादगार, एक निशान यादगार पेश फरमा दें। जनाब मानलोई साहब की खिदमत में, और इसके बाद मोहतरम जनाब तेजेंद्र लूथरा साहब की खिदमत में मेमेंटो पेश करने के लिए मैं सर से रिक्वेस्ट करता हूं। और इसके बाद मैं दरख्वास्त करूंगा जनाब सच्चिदानंद जोशी साहब की खिदमत में मेमेंटो पेश करने के लिए। और मैं एक बार फिर दरख्वास्त गुजार हूँ जनाब कुंवर रंजीत सिंह चौहान साहब से कि वो ओम निश्चल जी की खिदमत में और एक ग्रुप फोटोग्राफ